एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ये भी एक तरीके की स्ट्रेट लाइन है। इस एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है लाइन का y इज इक्वल टू 0 होता है, और इस y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इज इक्वल टू 0 होता है। इस चीज को हमेशा आप याद रखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब हमने क्या बताना था कि अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है आपको x एंड y, और आपसे ये कहा जा रहा है कि इससे भैया दो लाइन है, ये दो लाइन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। एक तो ऐसा हो कि ये लाइन कुछ इस तरीके से हो जो एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इसका मतलब कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब हमने ये पढ़ रखा है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है कि ये दोनों L1 और L2 हैं, तो ये L1 और L2 क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब क्या है, ये L1 पैरेलल है L2 के, या हम ये कह दें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। ये सारी एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो इन तीन में से कुछ भी एक आपको बोला जाएगा, आप समझ जाएंगे कि यहां पे हमको किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है क्या, समझते हैं इस चीज को भी। यहां पर ये x है, ये y है, कुछ ऐसा हो जाए कि ये लाइन ऐसे चली जाए और एक लाइन ऐसे चली जाए, इसका मतलब ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पे कट कर जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। इस केस में हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। इसमें हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन है या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है या ओनली वन सॉल्यूशन, कुछ भी कहा जाएगा, सी सेम चीज है, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी ऐसे कुछ, और इसी के ठीक ऊपर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन भी चली गई, ठीक है ना। इसी के ठीक ऊपर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन चली गई, ठीक, दूसरी स्ट्रेट लाइन चली गई ऐसे, ठीक है। इस केस में हम ये देखते हैं कि कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वो सारे के सारे पॉइंट्स दोनों लाइंस पे कॉमन होंगे। इसका मतलब कि इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट मेनी है, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए हमने कहा कि पेयर ऑफ लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस है ये, ठीक है ना। क्या हो सकता है कि एक भी सॉल्यूशन ना मिले हमें, इसका मतलब ऐसे सेट ऑफ लाइंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, जिस केस में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। इसका मतलब कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, कैसी हैं, पैरेलल हैं। इसी को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसा कहा जा रहा है कि इनकंसिस्टेंट है या पैरेलल है या नॉन इंटरसेक्टिंग है, ऐसे केस में नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनती है, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ऐसे केस में, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब कि पेयर ऑफ अगर लाइंस हैं तो एक तो हो सकता है कि वो इनकंसिस्टेंट हो, जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, करेक्ट। और ये केस तब बनता है जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, जैसे रूम के अपोजिट साइड्स या किसी स्क्वायर रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, ठीक है ना। रेलवे ट्रैक की जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में आपको नो सॉल्यूशन मिलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, उनके बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। इस बात को भी लिख लेते हैं, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, ठीक है, ठीक है कि नो सॉल्यूशन। अच्छा, जब सॉल्यूशन मिलेगा तब क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा उस केस में क्या होता है
इस बात को भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, जब सोल्यूशन मिलता है तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के केस में सोल्यूशन तो मिलता है, बट वहां भी दो कंडीशंस होती हैं। एक तो एक यूनिक सोल्यूशन मिले, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एक यूनिक सोल्यूशन मिले, या हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलने लगे। ठीक है ना? तो आइए इस बात को भी समझ लेते हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलता है, ठीक है ना, क्या मिलता है? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है ना, ऐसे सेट ऑफ लाइंस को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पेयर। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस बोलते हैं। ठीक है ना, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस। ठीक, इसमें हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये वो कौन सा केस है? जब दोनों लाइनें एक दूसरे से मिल जाती हैं, जैसा हमने धागे के केस में देखा था, जैसा हमने पतंग के जो कन्ने बांधते हैं, जो डोर होती है, उसके केस में देखा था, जैसा हमने देखा था कि एक पतली सी लाइन हो और उसे हमें और थिक करना हो, मोटा करना हो, तो लाइन के ऊपर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये वो केस है। ठीक है ना? अगर एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, क्या एक केवल यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब है ओनली वन सोल्यूशन और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, या हम कह दें यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ये तीनों एक ही बातें हैं। इस केस में हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ऐसी सेट ऑफ लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी वो आपसे ये कह दे कि दो लाइनें हैं, पेयर ऑफ लाइंस हैं, वो इंटरसेक्टिंग हैं, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है, या ओनली वन सोल्यूशन मिलने वाला है, या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलने वाला है। अगर वो कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस है, तो हमें यह समझ जाना है कि वो कह रहा है कि भैया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस यहां पे हमको मिलने वाले हैं। ठीक है ना? अगर वो इनकंसिस्टेंट कह दे, या वो कह दे पैरेलल कह दे, या नॉन इंटरसेक्टिंग कह दे, या नो सॉल्यूशन कह दे, या नो कॉमन पॉइंट कह दे, इन सभी केस में हमें ये पता है कि कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, वो लाइन पैरेलल होने वाली है। ये सारे जो टर्म्स है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, और उनके कंफ्यूजन होने की जो मेन वजह है ना, वो इन चीज को रटने लगते हैं, इन नॉमेनक्लेचर को रटते हैं। देखिए, रटिए नहीं, अभी मैंने आपको समझा दिया है कि किसको क्या कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ना, तो आप धीरे 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 जब प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद से ये चीज समझ में आने लगेगी कि कब कंसिस्टेंट बनेगा, कब इनकंसिस्टेंट बनेगा, या कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, कब पैरेलल होगा और कब पैरेलल नहीं होगा। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, तो रटने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इस चीज को अब हम लोग अलजेब्रा की हेल्प से समझते हैं कि आखिर अलजेब्रा में किस तरीके से हम इन चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेनी होगी। हम स्टैंडर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। ये दो इक्वेशन है। अब इसी लीनियर इक्वेशन को मैं y के टर्म्स में लिख ले रहा हूं, ताकि हम इस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। हमने इसे किया क्या है, ये इसका रीजन क्या है ये ऐसा करने का, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक लाइन का जो हमने इक्वेशन पढ़ रखा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में पढ़ रखा है। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने y इज इक्वल टू ये लिख दिया। ठीक है ना? बस इसी चीज को हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे। अब मेरे को एक बात बताइए आप, अगर ये L1 और L2 सेम लाइन हो जाए, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर हो जाए, ऐसे ये सेम लाइन हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे केस में हम ये कहेंगे क्या, माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। ठीक है, इसका मतलब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये प्लस हो जाएगा, b1 इस तरफ चला गया और a2 इस तरफ आ गया, तो a1 इज इक्वल टू a2 हो गया। अच्छा,
कांस्टेंट टर्म को जब हम इक्वल करेंगे माइनस C1 अपॉन B1 इज इक्वल टू माइनस C2 अपॉन B2, तो ये प्लस हो गया C1 अपॉन C2, C2 को इस तरफ लाए B1 को इस तरफ ले गए इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अच्छा, B1 अपॉन B2 किसके इक्वल है? A1 अपॉन A2 की, और B1 अपॉन B2 ऑल्सो इक्वल है C1 अपॉन C2 के। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A1 अपॉन A2 के। इसका मतलब ये वो कंडीशन आ गई जब जब ऐसा केस बनेगा हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? मेनी। ठीक है ना, कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है, बट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसे केस में डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पे बन रही है। ठीक है ना, चलो ये तो समझ में आ गया। इसीलिए ये आप जब कंडीशंस देखते हैं ये आपको रटाया जाता है, बट रटने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये याद रखिए कि जब दोनों लाइंस सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी दोनों एक ही लाइन हो गई हैं, उस कंडीशन में जो भी कोफिशिएंट्स है, यानी y का कोफिशिएंट y के इक्वल हो जाएगा, x का कोफिशिएंट x के इक्वल हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको ये कंडीशन मिलने लगेगी। ठीक है ना, ये कंडीशन मिलने लगेगी, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस क्या हो सकता है? ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या हो सकता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएं। क्या हो जाएं? पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब है? ये पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल का सिंपल सा मतलब है जो हम पढ़ते आए हैं कि इनके स्लोप इक्वल हो जाए, यानी m1 m2 के इक्वल हो जाए, बस। एक दूसरा जो ये कांस्टेंट टर्म होते हैं ये कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, यानी कांस्टेंट टर्म अगर मैं d मान लूं तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2 के। ठीक है ना, ये कंडीशन होगी। यानी अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को d1 मान लूं, इस कांस्टेंट टर्म को मैं d2 मान लूं, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जिस दिन इक्वल हो गए तो यही कंडीशन हो जाएगी ना। बट हम क्या कह रहे हैं कि वो इक्वल नहीं, यानी कि एक दूसरे पैरेलल है, यानी कभी कट ही नहीं करेंगे, कभी कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो हमें ये कंडीशन लगानी होगी कि भैया कांस्टेंट टर्म कभी इक्वल नहीं होगा, बट पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे। बस ये वाली कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पे, स्लोप इक्वल हो जाएंगे माइनस a1 अपॉन b1, ये स्लोप है, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। यहां से हम इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगी कंडीशन? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है ना, ये कंडीशन आ गई। करेक्ट। कैसे आई? क्योंकि स्लोप इक्वल हो रहा था। बट ये कंडीशन भी लगानी है कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2 के, दैट मींस c1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू c2 अपॉन b2 के। यहां से हमने देखा क्या आ रहा है कि c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। ये आ गया कंडीशन। बट क्या दिख रहा है हमें कि b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। इसका मतलब कि a1 अपॉन a2, इसका मतलब कि हमें क्या दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। करेक्ट। बस। एंड इन जनरल अब हम क्या कह सकते हैं? इन जनरल हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। बस यही वो कंडीशन आ गई जब पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, या कह सकते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन जाएगी। क्या बनेगी? नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन जाएगी। ये वो कंडीशन है जो हम लोग रटते हैं, बट अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको रीजन पता है इसके पीछे का कि ऐसा क्यों आ रहा है। करेक्ट। ये भी हो गया। ये भी क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है बट क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है, और यहां पे हमें क्या मिलता है? नो सॉल्यूशन। करेक्ट। ये समझ में आ गया। तो जब जब कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो या कांस्टेंट टर्म हो, वो सब इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना। जब इनकंसिस्टेंट है यानी पैरेलल है, उस केस में लाइन का स्लोप तो इक्वल होगा बट जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि जिस दिन वो इक्वल हो गया उस दिन वो इनकंसिस्टेंट से
कंसिस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस उसके मिलने लगेंगे। यानी नो सॉल्यूशन से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तक आने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ गए। अब वो लास्ट जो कंडीशन है उसे भी देख लेते हैं, वो कहां से आती है। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब एक दूसरे को कट कर जाए, इसका मतलब सिंपल है, सिंपल कह रहा है ये कि भैया इन लाइन L1 और L2 का जो स्लोप है ना वो कभी इक्वल नहीं होगा, यानी M1 इज नॉट इक्वल टू M2 के। बस यही वो कंडीशन है। बाकी कांस्टेंट टर्म इक्वल हो या ना हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इनका स्लोप कभी इक्वल नहीं हो सकता। करेक्ट, स्लोप इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि -A1 अपॉन B1 इज नॉट इक्वल टू -A2 अपॉन B2 के। ये कैंसिल आउट हो गया। अब आ गया यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के। यही वो कंडीशन है जो आप पढ़ते हैं कब, जब आपको ये बताना होता है कि पेयर ऑफ लाइंस के सॉल्यूशंस क्या हैं। ओनली वन सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या इसी चीज को आप बोलते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन। ये तीनों एक ही बात है। या दोनों जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। करेक्ट, वेरी गुड। तो कंडीशंस आती कहां से है हमें ये पता होना बहुत जरूरी है, रादर देन की कंडीशन है क्या। क्योंकि अगर हमें कंडीशन हमने रट ली है केवल, बट हमें यही नहीं पता कि इनका रूट कहां है, ये आती कहां से है, तो हम रट लेंगे और रटने के बाद हम कंफ्यूज भी होते रहेंगे पूरी लाइफ। बट जब आप उन कंडीशंस को ये समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में आ कहां से रही हैं, इनका सोर्स क्या है, तब आप उस कंडीशंस को कभी भूलते नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती चली जाती है ना। क्योंकि आप उन कंडीशंस को उनके रूट से जानते हैं। जैसा होता है ना कि आप किसी को बचपन से जानते हैं, तो आपका उसके साथ की जो बाउंडिंग होती है ना वो कुछ नेक्स्ट लेवल की होती है। जब आप किसी को बस एवे जानते हैं तो उसके साथ आपकी कोई बाउंडिंग नहीं बनती, हमेशा आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो दोस्तों ये बात समझ में आई ना आपको, ये बात हमारी रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है और मैथमेटिक्स की दुनिया में भी इंप्लीमेंट होती है। आपने देखा होगा या कभी आप सोचिए इस चीज को कि मैथमेटिक्स की दुनिया ना हमारी रियल लाइफ की दुनिया से बिल्कुल कोरिलेट करती है। हम जिन चीजों को मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स में चीजें जैसे चलती हैं, हमारी रियल लाइफ में भी सारी चीजें वैसे ही होती हैं। मैंने आपको ये चीज पॉलिनोमियल के केस में भी बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में भी बताया था, और यहां हम लोग लाइन के केस में भी इन चीजों को पढ़ रहे हैं। करेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रियल लाइफ में नदी के दो किनारे ना वो कभी आपस में नहीं मिलते हैं, बट पूरी लाइफ लॉन्ग वो एक दूसरे के साथ चलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि जिस दिन वो दोनों किनारे एक दूसरे से मिल जाएंगे, उस नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वो नदी रह ही नहीं जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइंस का जो नॉमेनक्लेचर है ये क्यों यूज किया गया, और हमें इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का कैसे यूज करना है, और इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलजेब्रा का कैसे यूज करना है। अगर हमें पेयर ऑफ लाइंस का ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो लाइन का ग्राफ गिवन है हमको, ये क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशन है। ये चीजें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी हमने सीखा, और हमने ये भी सीखा कि अलजेब्रा की हेल्प से हम कैसे कंडीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइन इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है ना, कंडीशन समझ में आ गई आपको। पेयर ऑफ लाइंस अगर गिवन है आपको तो एक कंडीशन बनेगी कि वो इनकंसिस्टेंट हो, मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है ना, जैसे किसी रूम के अपोजिट वॉल, किसी रेक्टेंगल का या स्क्वायर की अपोजिट साइड्स, ठीक है ना, या रेलवे ट्रैक में जो लाइनें हैं अपोजिट डायरेक्शन जो, या रेलवे ट्रैक। ठीक है ना। अच्छा, कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट में दो कंडीशंस बनती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस बनेगा, इसका मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे में कॉमन हो गई हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है।
रटने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम फ्रेम होती हैं और हमें उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे यार पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज में देखेंगे इन कॉन्सेप्ट को कैसे हम अप्लाई करेंगे।